वन सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि फैक्ट्री कानून के प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। तो आसानी से दोस्त बात करेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लो कि फैक्ट्री कानून क्या था। फैक्ट्री में लगे हुए कानून को हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री कानून कहते हैं। क्या कानून होगा? मजदूरों के लिए होगा। फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला कारण था मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। जब नए नए यंत्र आए तो मशीन जब आए तो फैक्ट्री का विकास हुआ, उसमें नए नए मशीन का लगाना हुआ। साथ ही साथ इन फैक्ट्रियों में काम करने हेतु मजदूर की उपलब्धता ने इसकी विकास की राह को आसान बना दिया। जब ज़्यादा मजदूर आया तो सीधी सी बात है, ज़्यादा काम हुआ होगा और इसको आसान बना दिया होगा। चलिए दोस्त, आगे हम बात करते हैं। आगे जो है आप देख रहे होंगे औद्योगिक, यहाँ पर औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, औद्योगिक आयोग की जो है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। चलिए, ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं। और इधर भी आई आप लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों और कैसे हुई, इनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके आंसर देखेंगे, इसकी जो शुरुआत क्यों और कैसे हुई। उत्तर होगा कि छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल असलम कहलाते हैं। मतलब भाई कि जहाँ पर कोई नहीं रह सकता, वहाँ पर मजदूर अपना घर बना के रहता है। छोटे छोटे घर बनाते हैं भाई, छोटे छोटे इस तरीके का घर बना करके वो लोग रहते हैं। कौन रहते हैं भैया? मजदूर रहते हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उसे तो बहुत बड़ा फ्लैट तो मिलना नहीं है, और 8-10 हज़ार कमाने वाला इंसान भाड़ा पे रह भी नहीं सकता। बोलेंगे औद्योगिकरण के दौरान शहर में, औद्योगिकरण के दौरान शहर में जो है, शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई। क्यों हुई भैया? क्योंकि ज़्यादातर जो मजदूर चले गए तो फिर वो मिल मालिक कहाँ रखेंगे, तो वो रहने की जो है दिक्कत हो गई। और उन्हें नारकीय स्थिति कहने का अर्थ ये होता है मेरे दोस्त कि ऐसी स्थिति जिसमें आप रह नहीं सकते, स्थितियों में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार असलम पद्धति की शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे। तो चलिए आगे बात करेंगे। न्यूनतम जो है मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य था। तो इनके आंसर देखिए यहाँ पर। 1848 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित होता है, जिसमें कुछ उद्योगों में मजदूरों की जो है दरें तय की करती है। यहाँ पर मजदूरी की दरें तय करती है, यानी कि जो मजदूर को रुपया पैसा मिलेगा, आप कहेंगे जो मजदूर को रुपया मिलता है वो तय होता है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूरों की स्थिति उनके अपने गुजर बसर के स्तर से अधिक हो। ठीक है, तो बात याद रखेंगे। तो चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति हुई। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्त कि देखो, कोई भी मजदूर जो काम करेगा तो इतना तो जरूर उन्हें वेतन मिल जाना चाहिए ताकि वो अपने घर परिवार बाल बच्चे को चला पाए। ठीक है। अगर इतना भी नहीं मिल पाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो जी पाएगा? क्या लगता है आपको, जी पाएगा? कहेंगे नहीं भैया, जी नहीं पाएगा। तो लोगों, ये कानून अगर नहीं था तो क्या करता था, जिनके यहाँ वो काम किया करता था वो मनमानी किया करता था, जितना पैसा वो देना होता उतना ही देता। और काम के घंटे देखिए, मजदूर के लिए 8 घंटे होते हैं, लेकिन वो काम उससे जबरदस्ती 12 घंटा ले लेता था। तो ऐसे में मजदूर सारे इकट्ठा हुए और कहा कि हमारा हक जरूरी है और हमें हक मिलनी चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमारा पंचवर्षीय योजना, जिसे आप लोग योजना आयोग के नाम से जानते हैं, उसका गठन होता है।
प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। तो पहले में क्या तय की गई वो बात आपको देखने को मिला यहाँ पर, द्वितीय में क्या तय की गई यहाँ देखने को मिला, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों के लिए बोर्ड स्थापित किया कि ऐसे आप मनरेगा के बारे में कुछ सुना होगा, कुछ इसी तरीके से इनके ही को इन्हीं के भलाई को नजर में रख करके उनको लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं आप, प्रश्न आगे देख रहे होंगे कि क्या प्रश्न है भैया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। ठीक है, इसके आंसर को समझिए। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों की के मालिक अब मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से, यहाँ याद रखिएगा, 16 से 18 घंटों तक काम लिया जाता था। मशीनों यहाँ पर काम लिया जाता था। आगे अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ तक आपका आंसर है। तो कहेंगे भैया इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो भाई जैसे औद्योगिकरण आया, मतलब औद्योगिकरण का मतलब भाई ये कि जैसे औद्योगिकरण आया तो मशीन आया होगा, और जब मशीन ढेर सारा आता है तो क्या होता है, जो छोटे मजदूर होते हैं उसका जीवन खतरा में पड़ जाता है। आप कहेंगे छोटे छोटे जो काम करते हैं, जो कोई बीड़ी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, कपड़ा काटा, चरखा से कपड़ा काटा, कुछ इस तरीके का, ये जो चरखा आपने देखा होगा गांधी जी वाला, कुछ इस तरीके का चरखा से जो काटा, तो क्या हुआ होगा, उसका एकदम टफ पड़ गया होगा। क्यों भैया? क्योंकि कम दाम में अगर हमें अच्छी चीज मिलेगा तो हम गरीब लोगों से क्यों खराब कपड़ा खरीदे, और वो भी ज्यादा दाम में। तो ऐसे हमारे जो वो बिजनेसमैन थे, यानी कि हम कहते हैं कि छोटे छोटे जो बिजनेस करते थे, उनका जीवन खतरा में पड़ गया, और अंतिम में उसको भी किसके अंदर काम करना पड़ा, तो बड़े मिल मालिक के अंदर काम करना पड़ा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलें। चलिए इस बार आगे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भैया आपका, की बात क्या किया जाए, तो बात आप यहाँ पर करेंगे कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। आपसे भाई कह दे कि 2015 में आया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, तो आप कहेंगे कि भी आई प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर को समझते हैं, और बहुत ही बेहतरीन से। देखिए लघु उद्योग वैसे उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, मतलब कोई बीड़ी बना लिया, कोई खैनी बना लिया, छोटे छोटे, जैसे आप देखे होंगे कि कोई क्या करता है कि आपके लिए बर्तन बनाता है, वो मतलब मिट्टी का। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग को हम लोग कहते हैं कि घरेलू उद्योग है। जो स्वयं एवं कुछ लोग मिलकर काम चलाते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की औद्योगिक उत्पादन में इसका जो है अंशदान, यानी कि 35% जो है भाग है। देश के निर्यात में 40% से अधिक जो है, आप कहेंगे कि वो लघु उद्योग जो है भाग लेता है। मतलब ऐसे समझिए कि छोटे उद्योग, जैसे कोई खैनी का निर्माण कर दिया, मतलब बना लिया घर से, कोई छिट्टा बुन के बेच लिया, ये सब क्या है, छोटे छोटे काम है जो अपना घर पे ही करते हैं और उससे कुछ ना कुछ कमाते हैं। आगे बात करेंगे कुटीर उद्योग, यहाँ पर देखेंगे कुटीर उद्योग का अर्थ होता है उद्योग ऐसे उद्योग से है जिनका स्वतंत्र कारीगर एवं स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से अपनी पूंजी एवं साधारण औजारों से छोटे पैमाने पर काम चलता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, लघु उद्योग यहाँ पर याद रखिएगा, एक यहाँ पर, और यहाँ पर याद रखिएगा कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग क्या है कि छोटे पैमाने पर कम औजार में अपना काम चलाना क्या है, कुटीर उद्योग है। जैसे कि हमने कपड़ा बनाने, आप सबको मालूम होगा कि हम जो कपड़ा पहनते हैं उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, धागा चाहिए। तो धागा जो बनाने का काम होगा वो कुटीर उद्योग का होता है। उससे बड़े बड़े जो है मिल मालिक खरीद लेते हैं, कहते हैं इतना हम रुई देते हैं, इतना हमें धागा बना के दिया जाए।
उसमें हो सकता है कि उनके परिवार का टोटल व्यक्ति काम कर रहा हो और हम सबको ये चीजें मिलती हों। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझिएगा, क्या बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात ये करेंगे भाई आपके कि कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकरण को गति दिया। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो जलने का काम करेगा वो कोयला होगा, और जो जिससे मशीन बनाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे वो भैया हमारा हो जाएगा लोहा। और ये दोनों चीज हटा दिया जाए तो समझो कि उद्योग का क्या, रीढ़ का हड्डी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए बात यहां पर करते हैं। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। ठीक है, वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयला एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर कर रही थी। वाष्प इंजन बनने के बाद रेलवे इंजन बनने लगे। वाष्प इंजन बनने के बाद क्या बोलेंगे, रेलवे इंजन बनने लगे जो कारखाना के लिए कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। 1815 में याद रखेंगे, 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी, ये याद रखेंगे, ने खानों में काम करने वालों के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया वो किस व्यक्ति ने किया, तो आपको याद रखना है हम्फ्री डेवी ने किया। मजदूरों के लिए सेफ्टी लैंप का क्या किया, आविष्कार किया। और 1815 में हेनरी बेसेमर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। लोहा को गलाने का भट्ठी का आविष्कार किया। नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है। हमने क्या कहा कि लोहा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मशीन में ज्यादातर जो पार्ट होता है वो किस चीज का होता है, लोहा का होता है। क्या आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा गया। इस प्रकार कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। औद्योगिकरण को क्या प्रदान की, गति प्रदान की। तो आप याद रखेंगे कि एक हमारी जो उद्योग का जान है वो क्या है भैया, कोयला, और दूसरा हमारा क्या है, तो कहेंगे भैया दूसरा है हमारा लोहा। दूसरा क्या है, लोहा। ये दोनों के दोनों है जान किसकी, उद्योग की। चलिए समझते हैं औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। क्या आपको प्रश्न नहीं मिला होगा सेंटअप एग्जाम में, VVI प्रश्न है। क्या कहेंगे, VVI प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आंसर समझते हैं इनका कि क्या होना चाहिए। और औद्योगिकरण से सीधा मतलब आपको आ जाए प्रश्न में तो लिखिएगा कि ऐसा युग को औद्योगिकरण कहते हैं, या ऐसी प्रोसेस को औद्योगिकरण कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक संख्या में मशीन का उपयोग हुआ हो। चलिए, औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। आप याद रखिएगा दोस्त कि पहले जब हमारे पास मशीन नहीं हुआ करता था तो हमें बहुत ही अधिक मेहनत करना पड़ता था और बहुत ही अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, जिससे टाइम ज्यादा लगता था और काम कम हो पाता था। तो हमारे दिमाग तो खुरपाती वाला है ही, और हमने क्या खोज निकाला, हमने मशीन बना निकाला। मशीन वो होता है जो घंटों का काम मिनटों में करे और मिनटों का काम सेकंडों में करे। इसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है और उत्पादन खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि जो हम जितना उत्पादन करेंगे, उस दूसरी बात हमारी ये होनी चाहिए कि उसको बेचने के लिए भी हमें बाजार की जरूरत पड़ेगी। कोई भी बिजनेसमैन बिना बिकने वाले चीज क्यों बनाएगा, वो लाभ कमाने के लिए बनाता है तो वो बिकना चाहिए। और मान लो हमने कपड़ा खूब बनाया तो बिकना चाहिए, ठीक है, और बिकेगा कहाँ, बाजार में। औद्योगिकरण जो है नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। मशीनें जितनी ज्यादा होगी औद्योगिकरण उतना तेज होगा, ठीक है। औद्योगिकरण के प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा
पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखिएगा, क्योंकि मशीनें ऐसे नहीं चलती है। आज तो हम रोबोट कहेंगे कि रोबोट ऐसे चलता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो इंसान के द्वारा ही चलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो एक तो हमारे मशीन लगाने के लिए पैसे चाहिए जो पूंजी के रूप में आएगा, और दूसरी बात श्रम यानी कि हमारे पास मजदूर होने चाहिए जो काम करेगा। आगे हम बात करें, अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ से अगर आप छांट करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। सॉरी, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। याद रखिएगा, इसमें छोटे छोटे जो काम करने वाले बिजनेसमैन छोटे छोटे घर पे काम निकालते हैं, जैसे अपना कपड़ा बना लेना, चाहे अपना कोई चीज बना लेना, जैसे वो मिट्टी का बर्तन बना लिया, अगर मशीन बनाएगा तो तुरंत बहुत ज्यादा बना देगा। तो ऐसे लोगों का जो है जीवन खतरा में पड़ जाता है, और अंततः आपने देखा इससे पहले कि वो मजदूर बन करके ही रह जाता है, मालिक नहीं बन पाता। तो याद रखिएगा, मशीन का ही ये युग है औद्योगिकरण। क्लियर, ये प्रोसेस है जिसमें मशीन का यूज होता है। कहेंगे भैया एकदम समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे हमारा औद्योगिक क्रांति की किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताएं। कोई भी चीज जो बढ़िया होता है उनका साइड इफेक्ट भी होता है। भैया साइड इफेक्ट नहीं समझ में आया। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वो खराब भी उतना ही होता है। एक तरफ से हम कहें, एक नजर से देखें तो वो अच्छा, और दूसरी नजर से, दूसरी नजरिया से देखें तो वो खराब भी उतना ही होता है। कैसे भैया, चलिए बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति की किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को बताएं। आगे आइए। ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, और आप बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि VVI प्रश्न हो जाता है यहाँ पर। चलिए, औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुटीर उद्योग का पतन, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना और प्राचीन लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग में तैयार माल महंगा और कारखाना में जो तैयार माल वो सस्ता हो गया, सामान सस्ता था। नतीजा क्या होगा, आप याद दिमाग लगा सकते हैं कि कुटीर का लेना पसंद करेगा या कारखाना का। आप कहेंगे कारखाना का लेना पसंद करेगा, और कुटीर उद्योग समाप्त होने लगा, क्योंकि बाजार में इसकी मांग क्या हुई, घट गई, और जिसकी मांग घट जाएगी फिर वो तो खत्म ही हो जाए। तो चलिए दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण क्या है, समाज में वर्ग विभाजन। औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति जो कि अमीर थे, पूंजीपति का जो है बना। दूसरा जो है हमारा बुर्जुआ वर्ग, तथा तीसरा जो है हमारा मजदूर वर्ग, ये आया। मतलब जैसे हमारा देखे होंगे कि पूंजीपति, देखिए क्या होगा कि कारखाना है, कारखाना आप कहेंगे भैया कारखाना है, तो इसमें 2 व्यक्ति को आप देखे होंगे। एक वो व्यक्ति जिसका पेट आगे रहता है, ये तोंद बढ़ा रहता है, और एक वो व्यक्ति जिसका जो है पीठ पे यहाँ पर बोझा रहता है। दोनों में अंतर समझ पाइएगा। ये व्यक्ति का आगे ये वाला बड़ा है और इसका ये वाला बड़ा है, मतलब इस पे भार ज्यादा है, इस पे आगे में भार ज्यादा है। दोनों को समझिए। बात भैया ये है कि जैसे कारखाना आया तो यहाँ पर एक व्यक्ति लूटने में लग गए, और एक व्यक्ति का शोषण होने लगा। ठीक है, किसका शोषण होगा, आप समझ पाएंगे कि मजदूर का ही शोषण होगा। काम ज्यादा लेने लगा और पैसा कम देने लगा। इस स्थिति में 3 वर्ग, एक मध्यम वर्ग आया, एक बहुत गरीब वर्ग आया, मजदूर वर्ग आया, और एक बहुत ही अमीर लोग आया, पूंजीपति बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा मुकेश अंबानी जैसा जैसा आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न आप देखिए। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आपका कि विऔद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो भैया बहुत ही क्या है, आसान है आपका। विऔद्योगिकरण, वी मने होता है उल्टा, औद्योगिकरण का उल्टा, मतलब औद्योगिकरण का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बी मने मतलब जैसे सफल है, विफल है, तो आप कहेंगे उल्टा हो गया। सफल में क्या लग जाए, बी फल लग जाए, तो क्या हो गया, सफल का उल्टा। समझिए,
विऔद्योगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में विशेष रूप से भारी उद्योग या विनिर्माण उद्योग में औद्योगिक क्षमता गतिविधि को हटाकर कम कर सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाया जाता है। तो लोग जब देखा कि मशीन ज्यादा आ रहा है और लोग बेरोजगार हो रहा है, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि हम मशीन ही कम लाएं ताकि कुछ ना कुछ लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और लोगों की जिंदगी थोड़ी सी सुधरेगी। क्योंकि कोई भी पूंजीपति ये नहीं चाहेगा कि हम मजदूर को ले आएं और ज्यादा पैसा दे मजदूर को, और जो मशीन है वो कम पैसा में काम करे, तो हम पहले मजदूर को लाएंगे। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब अपनी हित की बात सोचता है, तो वो क्या चाहेगा कि वो मशीन लाएगा। लेकिन जो सामाजिक तौर पे कहेगा कि नहीं, समाज में लोगों को जीने का भी अधिकार है, तो वो कहेगा कि नहीं भैया, मशीन नहीं लाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि समाज में भलाई हो, मशीन को हटा देते हैं और मजदूर को लाते हैं। तो वो हुआ एक सामाजिक तौर पर सोचने वाला, समाजवाद को के विचार पर चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 18वीं शताब्दी में। बात करेंगे क्या, बात क्या करेंगे भैया, आपके बात करेंगे 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में वस्त्र, धातु, चीनी, चमड़ा आदि भारत के प्रमुख उद्योग थे। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप जो है, महाद्वीप विश्व का क्या बोलेंगे, अग्रणी देश में से थे। यहाँ लिखिएगा अग्रणी देश में से थे, अग्रणी देश में से एक थे, देश में से एक थे। मतलब क्या, वस्त्र समझते हैं कपड़ा, धातु समझते हैं, चीनी समझते हैं, चमड़ा समझते हैं। इस तरीके से हमारा देश इस समय 18वीं शताब्दी का कहने का मतलब है कि 1700 से कुछ, जैसे 1789 हो गया, 1795 हो गया, 1700 से आगे सब किस में गिना जाएगा, 18वीं शताब्दी में गिना जाएगा। तो दोस्त ये रहा आज का क्लास, बताइएगा किस तरीके का रहा। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, तब तक में बाय।